जय हिंद फ्रेंड्स, टुडे इज 11th अगस्त 2023। लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं डेली बैकग्राउंड डिटेल सारी दे देता हूं और आपको पीआईबी की डिटेल्स भी यहां पे प्राप्त हो जाती है। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि पीआईबी, डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल और मैप की बैकग्राउंड भी यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट होती है वो देते हैं। साथ ही साथ आपको ग्लॉसरी भी यहाँ पे कवर कर दी जाती है। चलिए देखते हैं आज का क्या क्या इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, एनालिसिस है, सारी डिटेलिंग यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फर्स्ट पेज पे द हिंदू के ये चीज़ें आई हुई थी कि जो पीस है ना वो आपके मणिपुर में इंस्टॉल करी जाएगी, उसको रिस्टोर किया जाएगा, जो पहले यथास्थिति थी वो यहाँ पे लाई जाएगी। किसके द्वारा बोला जा रहा है? तो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया गया था अपोजिशंस के द्वारा यहाँ पे कि मणिपुर पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मणिपुर पे ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे नहीं बोले, लेकिन एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि मणिपुर को रिस्टोर किया जाएगा, पीस उसका रिस्टोर किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें अपोजिशंस को पुनः ये हिदायत देते हुए नजर आए हैं कि 2028 में पुनः आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लेकर के आइएगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। अपोजिशंस और रूलिंग पार्टी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती हुई नज़र आ रही है। और लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बातें यही है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि मणिपुर को कितनी जल्दी हम पीस वहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। यही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बातें निकल के आ रही। तो मणिपुर आपकी नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो म्यांमार से सीधे बाउंड्री टच करती हुई नज़र आती है। दो कम्युनिटी के बीच में एथनिक वायलेंसेस हो रहे हैं। वो कौन सी कम्युनिटी हैं? तो एक कुकी जो कम्युनिटी है, दूसरी क्या कम्युनिटी है? एक मितई कम्युनिटी है यहाँ पे। तो मितई कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, जो कि हिंदू कम्युनिटी से निकल के आती है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो कि इसको 6 शेड्यूल में यहाँ पे डाल दिया गया है। इसी डिमांड को लेकर मितई 6 शेड्यूल की डिमांड कर रही है, जिसके कारण दोनों में क्लैशेस हो रहे हैं। ये अभी तक की सारी डिटेलिंग थी। बहुत सारी वायलेंसेस हो चुके हैं यहाँ पे, सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, प्रॉपर्टी लॉस, हर प्रकार की वायलेंसेस यहाँ पे हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट मजबूरी में यहाँ पे इंटरवेंशन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो स्ट्रांगली कोई एक्शंस ली ही नहीं वहाँ। तो इसकी कारण यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है देश का, वो यहाँ पे सीधे गवर्नमेंट से पूछा और अपना इंटरवेंशन यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में ये क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। वो क्वेश्चंस क्या है? तो ये कंजर्वेशंस को लेकर के क्वेश्चंस है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है? विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, याद रखिएगा इसका नाम वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, यही यहाँ पे पूछ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज ऑफ रामसार कन्वेंशन। तो क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है? वेटलैंड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज, यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसी। सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके बेटर पॉलिसीज को बनाने में मदद करती है ये यहाँ पे बोल रहा है। तो कौन सा सही है? पहले में ए दे रहा है, ये 1 दे रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में दोनों, और चौथे में कोई भी यहाँ पे सही नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहले वेटलैंड इंटरनेशनल्स जो फॉर्म किया गया था 1954 में फॉर्म किया गया था। यहीं पे रामसार कन्वेंशंस की बात करें तो इसको कब साइन किया गया था? 1971 में साइन किया गया था। तो यह फॉर्म किया गया था बिफोर रामसार कन्वेंशन, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ये ऐसे ही हम लोग
काट सकते हैं। दूसरी बात, यह एक एनजीओ है जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे बोल रहे हैं, वो यहाँ पे सीधे सीधे गलत स्टेटमेंट हो जाता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये किसके अंतर्गत यहाँ पे कार्य करता है क्या? तो सस्टेन, रिस्टोर करेगा जो भी वेटलैंड है और रिसोर्सेज ऑफ द पीपुल को। वेटलैंड इंटरनेशनल्स वर्क करता है रिसर्च, एडवोकेसी, सारी चीजें आपको सेकंड स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन की गई है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिजीज दिया है, 3 डिजीज, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ये तीनों डिजीज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कई सारे पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे हैं। तो इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको हमें काफी अच्छे से देखना है। क्या कह रहा है, ये जो डिजीजेज हैं इनमें से कौन भारत से हटा दिया गया है, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी डिटेलिंग भी देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है, जो कि स्मॉल पॉक्स आता है। यह सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कॉज किया जाता था वेरियोला वायरस के द्वारा, और ये इराडिकेट कर दिया गया है। कोई भी SS2 नेचुरली अकरल अगर स्मॉल पॉक्स की होती है, ये 1977 के बाद से चीजें स्मॉल पॉक्स की यहाँ पे नहीं बोली जा रही हैं। तो 77 को अगर लीगली माना जाए तो 77 से हम लोग लीगली इसको इराडिकेट कर चुके हैं। मेनली ये स्प्रेड होता है डायरेक्ट और फेयरली, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट अगर पीपल की होती है तभी ये वायरस है तो इम्पैक्ट करेगा ही। वायरस का नेचर ही है वही, फेस टू फेस चीजें होंगी तो आपको इन्फेक्ट करेगा। वहीं पे डिप्थीरिया का क्या चीजें हैं, तो डिप्थीरिया एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये जरूर याद रखिएगा। और स्मॉल पॉक्स वायरस है, ये भी चीजें याद रखिएगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट और नोज जो है यहाँ पे इश्यू निकल के आते हैं डिप्थीरिया में। ये कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, इसका बैक्टीरिया का नाम है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कॉज करता है? डिप्थीरिया। यहीं पे चिकन पॉक्स जो है ये इन्फेक्शंस कॉज होता है किससे? वायरस से। इस वायरस का क्या नाम है? तो वेरिसेला जोस्टर इस वायरस का नाम है, जो स्प्रेड होता है सलाइवा से, खांसी से, छींकने से और कांटेक्ट से, फ्लूइड से। यहाँ पे चीजें इन्फेक्ट होकर के आती हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा बोल रहा है आपका? स्मॉल पॉक्स, जो कि राइट हो जाता है। तो 3 ओनली यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है। आपको सारी डिटेलिंग यहाँ पे अच्छे से मैं दे दिया हूँ, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ न्यूज और फैक्ट्स है उसको यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। कंट्रोवर्शियल मूव में यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, जो आपके देश की करंट गवर्नमेंट है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है बिल कि क्या कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करेंगे, उनके पद से नहीं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो पैनल होता है ना, जो सेलेक्ट किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है किसका? चीफ इलेक्शंस कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, उस पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालने के लिए बिल लेकर के आया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ही सारी लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेगी तो वो अपनी इंडिपेंडेंसी, अपने एक्शंस, एक्टिविटी, ड्यूटी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे फ्रीली? ये भी एक बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम DY चंद्रचूड़ है। अच्छा, डी का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है? क्वेश्चंस मेरा आपसे है, कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग जो चल रही है 370 को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पे चीजें निकल रही हैं कि जो सॉवरेनिटी है, डोमिनियन ऑफ इंडिया कश्मीर को लेकर के, उसकी सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही है। तो एब्सोल्युटली और कंप्लीटली यहाँ पे बात करी जा रही है, कश्मीर की सॉवरेनिटी यहाँ पे मिला दी गई है अपने में। तो उसकी भी संप्रभुता थी कश्मीर की, 370 जब एब्रोगेट किया गया, हटाया गया, तब जाकर के चीजें यही ऐसी संभव हुई। तो ये इस पे सुनवाई हो रहा है, हियरिंग हो रहा है अभी, देखते हैं क्या जजमेंट निकल के आता है। 70 ईयर ओल्ड अदिति जिनका नाम है अदिति स्वामी, और 21 ईयर ओल्ड जिनका नाम है ओजस देवतले, ये लोग क्या किए हैं? तो अभी आपको बता दे, बर्लिन में क्या चल रहा है? गेम चल रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे रिस्क कोर्स इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये सारी डिटेलिंग आपको अच्छे से मैं बैकग्राउंड डिटेल में ही दूंगा, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें निकल के आएंगी ना वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोर एरिया आपको बनाती हैं, वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आपको प्राप्त होंगे, इसलिए वो उस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। अभी रिसेंटली डिसीजन आया है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे किस प्रकार से अपनी चीज़ों को चेंज करता हुआ नजर आया, जो रेट है उसको बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करी जाए ना तो जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है लोगों को। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे 5.1% थी, अब जाकर के 5.4% भी होती हुई नजर आ रही है। ये जो स्पाइक है कमोडिटीज में, गुड्स में, यहाँ पे उसके रेट्स में बढ़ोतरी हो गई है, जैसे कि टमाटर के दाम बोली जाए, जीरा की क्यूमिन सीड की बात बोली जाए, हर प्रकार से यहाँ पे चीज़ें महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे रिवीजन इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन, इस चीज़ को यहाँ पे देखने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत, आरबीआई को भी यहाँ पे डिटेलिंग देखा जाएगा, एमपीसी को भी डिटेलिंग देखा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस प्रकार से शॉर्ट टर्म टेनियर में ये चीज़ें शॉक कर रही हैं और पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, तब जाकर के ये चीज़ें हो पाएंगी। अब जल्दी से एमपीसी की डिटेलिंग देख लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका नाम मैं एमपीसी अभी दिया हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, तो यही बेंचमार्क फिक्स करता है क्या इंटरेस्ट रेट भारत में होगा। याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हेल्ड होती है 4 टाइम्स प्रति ईयर, तो याद रखिएगा 4 टाइम्स पर ईयर होते हैं यहाँ पे इसकी मीटिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेलिंग दे रहा हूँ। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं। 3 ऑफिशियल्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन्स एक्स ऑफिशियो ऑफ द कमेटी भी होते हैं, याद रखिएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके एक्स ऑफिशियो यहाँ पे चेयरपर्सन्स होते हैं इस कमेटी के। और डिसीजन जो लिया जाता है मेजॉरिटी से लिया जाता है यहाँ पे, जो भी डिसीजंस एमपीसी लेगी। और कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, कास्टिंग वोट क्या होता है, तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो अगर 6 लोग हैं तो यहाँ पे 3-3-3-3-3 से टाई होता है, तब जाकर के यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने वोट को डालेंगे, अदरवाइज ये पहले वोट नहीं करते हैं, उसी को कास्टिंग वोट बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 से लेकर के 4% तक लिमिट ली गई है, इन्फ्लेशंस को यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1934 में, इम्पोर्टेंट है, और अमेंडेड किया गया इसको 2016 में फिनांस एक्ट के द्वारा, अमेंडेड बाय फिनांस एक्ट 2016। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एमपीसी, ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये लाएगा क्या, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, और फिक्सिंग करेगा इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। कमेटी क्या है, ये एंश्योरेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर ये जो कमेटी एमपीसी बन रही है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंश्योरेबल है किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और क्या क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव चीज़ें ली जा सकती हैं, मेजर्स ली जा सकती हैं। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपीसी, यानी जब एमपीसी नहीं थी तो यहाँ पे क्या थी, टैक थी, याद रखिएगा, टीएसी, जो कि इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एडवाइजरी कम्युनिटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे इसमें एक्सपर्ट हुआ करते थे। अब आरबीआई की डिटेलिंग भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी लोग जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि रेगुलेट करता है किस प्रकार से यहाँ पे रेगुलेशंस किया जाएगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। तो यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता है, यही रेगुलेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा। 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशन है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, और 21 ब्रांचेज हैं आपके स्टेट के कैपिटल में। रिस्पॉन्सिबल है किस प्रकार से कंट्रोल करना है इसको और इशू करना है, क्या जो इंडियन रूपी है उसी को ये रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट है। और मैनेज करता है कंट्री के मेन पेमेंट सिस्टम को, जो भी यहाँ पे चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होती हैं।
कब शुरू किया गया था अगर बात करी जाए तो 1 अप्रैल 1935 को ये चीजें शुरू की गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो 1934 में आया। अगर इसकी कमेंसमेंट की बात करी जाए तो 1 अप्रैल 1935 से ऑपरेशंस में आया। 1934 में एक्ट आता है, 1 अप्रैल 1935 से शुरुआत इसको करी जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर बात करी जाए पहले प्रेसिडेंट, पहले गवर्नर की इसके, तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर है। पहले इंडियन गवर्नर कौन है, तो सी देशमुख हैं, जो 1943 में उनको अवसर मिलता है बनने का। याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो हैं किसके रिकमेंडेशन से ये चीजें आई, तो 1926 में रॉयल कमीशंस इंडियन करेंसी एंड फिनांस पे चीजें आई, जिसे हिल्टन यंग कमीशंस बोलते हैं। इसी के रिकमेंडेशंस पे ये चीजें स्थापित हुई। तो हिल्टन कमीशंस याद रखिएगा 1926 में, जिसे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फिनांस बोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट मुद्रा है BRBNM, यह एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है RBI की, जो क्या प्रिंट करती है और मिंट करती है क्वाइंस और क्या नोट्स। तो इंडियन करेंसी यहाँ पे प्रिंट करती है और मिंट करती है, जो कि 4 जगह चीजें हैं। नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटका में है, सालबोनी वेस्ट बंगाल में है। स्पेशलाइज्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया है कौन, RBI। ये चीजें याद रखिएगा। और ये डिवीजन रेगुलेट करती है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, यानी जो भी अभी हम लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन किया है, तो NPCI किया है। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस, ये भी RBI के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। ये भी चीजें याद रखिएगा। अच्छा, जब भारत की आज़ादी हुई थी तो पार्टीशंस भी हुई थी 1947 में अगस्त में, याद रखिएगा। उस समय जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान था वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सर्व कर रहा था। कब तक, 1948 तक। ये चीजें याद रखिएगा, कई लोगों को ये चीजें नहीं मालूम होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके बाद शुरू होता है। RBI नेशनलाइज किया गया कब, तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया। 1 अप्रैल 1935 को इसको कमेंस किया गया। एक्ट आता है आपका 1934 में। 1934, 1935 और 1949, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ RBI बात करी जाए तो 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे होते हैं। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन देख लेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड न्यूज था तो उसको भी डिटेलिंग यहाँ पे हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पे सीधे सीधे क्या मेजर करता है, तो टोटल को मेजर करता है। उसके बाद इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी, यानी जो आपके इकोनॉमी के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, उस टोटल को ये इंक्लूड करता है, जिसमें कमोडिटीज होते हैं, फूड एंड एनर्जी के प्राइस होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे चीजें। और ये बहुत ही वोलाटाइल होती हैं, ये भी चीजें याद रखिएगा। और इन्फ्लेशन स्पाइक करती हैं। तो यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन, टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी याद रखिएगा एक लाइन में। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो यहाँ पे नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, ये कैलकुलेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसमें से माइनस कर देता है वोलाटाइल फूड, जो अभी आपको एनर्जी कंपोनेंट और फूड एनर्जी यहाँ पे हेडलाइन में बताया, उसी को माइनस कर देता है क्या, कोर इन्फ्लेशन। तो ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन कई लोग नहीं जानते होंगे, इन्फ्लेशन है क्या। तो इन्फ्लेशन जब भी रेट ऑफ प्राइजेस यहाँ पे हाइक होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशंस यहाँ पे क्या दिखाता है, तो ये हो सकता है कि ये रिप्रेजेंट ना करे एक्यूरेट पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी, और जो ट्रेंड है सेंटर स्पेसिफिक इन्फ्लेशनरी यहाँ पे चीजें परसिस्ट करती हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर बात करी जाए सिंपल यहाँ पे जो डेफिनेशंस है वो दिखा रहा है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स और सर्विसेज हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली किस फील्ड में, तो आपके एनर्जी प्राइजेज में और फूड प्राइजेज में हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन को दिखाता हुआ। कोर लाइन इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या है, ऑल आइटम्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस फूड और एनर्जी, तो यही फूड और एनर्जी है जो यहाँ पे माइनस है, उसी को कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं सारे इकोनॉमिकल टर्म जो भी यहाँ पे चीजें हैं सारे से तो क्वेश्चन बने हैं और यहाँ पे क्लैरिटी भी हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे नीडेड इंटरवेंशन, यानी किस चीज में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। यहाँ पे ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? मेरा क्वेश्चन सबसे पहले यही आपसे, ये इंस्टीट्यूट किस जगह पे है भारत के? क्वेश्चंस आपसे है, कमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वाड्रेनियल यानी 4 साल में टाइगर सेंसस को रिपोर्टिंग करने के लिए। दोनों इंस्टीट्यूट, दोनों बॉडी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रिसेंटली अभी मध्य प्रदेश में जो दिखाया गया है 785 टाइगर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये स्टेट जो रिपोर्ट किया है 50% के आसपास टाइगर की पॉपुलेशंस में वृद्धि सीधे देखी गई है। पिछले 2 डिकेड की बात करें तो एमपी में री इंट्रोड्यूस किए गए थे स्पीसीज जैसे कि बारहसिंगा और न्यू हैबिटेट सतपुदा और बांधवगढ़, इन जोन में किया गया था। गौर भी लाया गया था बांधवगढ़ में। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। जो इस प्रकार के प्रे हैं यानी जो शिकार और शिकारी हैं इस प्रकार के, वो जैसे कि चीतल, क्योंकि ये सब किसके फूड हैं? तो आपको बता दें ये सब टाइगर के ही फूड हैं। तो अगर हैबिट में फूड नहीं रहेगा तो इनकी पॉपुलेशंस घटती हुई तो नजर आएगी। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कराया गया जिसके कारण फूड और हैबिटेट दोनों उसके लिए बनाया गया। किसके लिए? टाइगर के लिए। तो ये चीजें डेवलप इतनी तीव्र गति से हुई। तो नौरादेही, कूनो और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन जोन में ट्रांसलोकेशंस किया गया। हाई डेंसिटी पेंच और बांधवगढ़ जोन में किसको? तो जो उसके खाने की मटेरियल है, जो अभी नाम लिया मैं, गौर और चीतल, बारहसिंगा, ये सब चीजें वहां पे डाला गया जिसके कारण उनकी पॉपुलेशंस बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई नजर आई है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे क्या है? तो ट्रैकिंग, डार्टिंग, कैप्चरिंग एनिमल और उनकी टेम्पोररी इनक्लोजर्स, ये सब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शंस होता हुआ नजर आएगा। तो रीलोकेशंस हम कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें सही प्रकार से एक्टिविटी वहां पे करानी होगी। ये नहीं कि उसके फूड को देखने के चक्कर में हम और भी जानवर को यहाँ पे हार्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जो स्पेसीज ही यहाँ पे वल्नरेबल हो। ये ऐसी भी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंट हम सभी लोग जान रहे हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो आया था उसमें गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके लाई है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट के डेफिनेशंस को बदलती हुई नजर आई है। जो क्रिमिनल चार्जेस था उसको पेनाल्टीज में बदलती हुई नजर आई है। अब पैसा दीजिए और छूट जाइए कोई भी क्राइम करते हैं तो। पहले आपको जेल होता था क्रिमिनल ग्राउंड पे, अब यहाँ पे आपको पैसा देकर के छूट जाने के लिए मिलेगा। तो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसी चीजें लाई जा रही हैं जो कि आपको बता दें इस प्रकार के अगर कृत होंगे तो क्या होंगे? फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन हो गई। आपको बता दें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है तो यहाँ पे क्या होगा? या फिर नेशनल पार्क है, या फिर टाइगर रिजर्व है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसमें क्या होगा? फ्लोरा प्लस फौना होंगे। दोनों फ्लोरा और फौना यहाँ पे मिलके अपने हैबिटेट को क्रिएट करते हैं। हैबिटेट को क्रिएट करेंगे तो इनके लिए फूड भी होना चाहिए। फूड तभी होगा जब यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, और जब फॉरेस्ट होगा तभी निकल के आएगी क्या? रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज निकल के आएंगी तो उसका यूजेज होंगे। यूजेज बहुत मल्टी फील्ड में उसके यूजेज हो जाते हैं। तो जैसे कि आपका वहाँ हमको टिम्बर देता है, लकड़ी देता है, लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें का निर्माण करते हैं, फर्नीचर से लेके विंडो से लेके हर प्रकार चीज़ें। उसके बाद मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है, उसके बाद हमें एस्थेटिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, हमें हर प्रकार के रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको फूड मटेरियल से लेकर के सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होती हैं, और भी हर प्रकार से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। तो इसका हर पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग है। तो अगर फॉरेस्ट को हम सही प्रकार से नहीं रेगुलेट करेंगे और इसमें अमेंडमेंट लाते रहेंगे तो क्या होगा? इसका डिग्रेडेशंस होगा, और जब इसका डिग्रेडेशंस होगा तो इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट क्या आएगा? यहाँ पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा इन्वायरमेंट में। वो कैसे? तो आपको जो है कार्बन राइज होगा, यहाँ पे सीधे पॉल्यूशंस राइज होगा, यहाँ पे जो रिसोर्सेज होगा डिक्लाइन होगा, यहाँ पे डिजीजेस जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, फ्लड
बढ़ता हुआ नजर आएगा, फेमाइन बढ़ता हुआ नजर आएगा, ड्रॉट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं हर फील्ड में हमें इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको यहाँ पे मैं बताया। एनटीसीए की बात करी जा रही है तो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या? तो रिकमेंडेशंस किया था टाइगर टास्क फोर्स जो बनाया गया था। आपको ये टास्क फोर्स कब बनाया गया था? जब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट? तो आपको बता ही दिए हैं, 1973 में लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे इसको उस समय इस्टेब्लिश किए थे और यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किए थे किस चीज को? टाइगर फोर्स को, या टाइगर टास्क फोर्स को। तो मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर और इंडियाज मेनी टाइगर रिजर्व, जो भी भारत में टाइगर है उसको किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाए। तो टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया गया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे बोला गया। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेशन की थी यहाँ पे WWF, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा यहाँ पे इसको सपोर्ट करी गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। इसको अमेंड किया गया 2006 में, और यही प्रोवाइड करता है किस प्रकार से एनटीसीए रिस्पॉन्सिबल होगा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, जो कि इंपॉर्टेंट है। 2006 में चीजें चली, तो याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सेटअप की गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1973 में ये चीजें आई जो कि प्रोटेक्ट करेगा जो भी इंडेंजर्ड है बंगाल के टाइगर और उसके हैबिटेट को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टाइगर को यहाँ पे इंश्योर करेगा वाइबल पॉपुलेशन हो बंगाल टाइगर को, और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेगा, इकोलॉजिकल और बैलेंस रखेगा उनके हैबिटेट को, उनके पॉपुलेशंस को। टाइगर रिजर्व यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एरिया में चलाया गया जो कि टाइगर रिजर्व, और आइडेंटिफाई किया गया स्पेशल लीगल और फिनेंशियल प्रोटेक्शंस किस प्रकार से इसका चीजें चलेंगी और इसको डेवलप किया जाएगा। कंजर्वेटिव एफर्ट भी लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के, इसको कंजर्व करना है। सफलता भारत को मिलती ही है। 1970 में बहुत ज्यादा कम हो गए थे, 2018 में जब सेंसस हुआ तो 3000, अभी 2022 में चीजें चल रही हैं जो कि निकल के आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में ही 785 के आसपास हैं। तो सोचिए कितनी तीव्र गति से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2006 में ये प्रोजेक्ट चेंज हो गया और इसका नाम क्या हो गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ। तो म्यांमार पैराडॉक्स पॉलिसी, ये सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो ऐसी चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, जो निश्चित नहीं है, सर्टन नहीं है, मिस्ट्री है, उसको पैराडॉक्स आप बोल सकते हैं। तो म्यांमार कहाँ पे है? सबसे पहले वो देखेंगे। तो ये आप प्यारा इंडिया अपना, ये बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क, और ये बॉर्डर टच करता हुआ म्यांमार। कैपिटल इसकी नैपीता, ये चीजें याद रखिएगा। ये बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इससे बाउंड्री टच करता है, इंडिया भी इससे बाउंड्री टच करता है, और ये इसकी प्यारी लोकेशंस हो गई जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एक्टिव प्रेसिडेंट है म्यांमार के, जिनका नाम मिंथ सो है, ये चौथा एक्सटेंशन इनको मिला है इमरजेंसी के आधार पे, और ये अनादर 6 महीने इनको पुनः 6 महीने की एक्सटेंशंस मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बढ़ाते हुए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन सही से कराते हुए नजर नहीं आ रहा है म्यांमार में, जिसे हम बर्मा बोला करते हैं। तो यहाँ पे वायलेशंस हो रही है जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल रेगुलेशन थी 2008 में, कि इस प्रकार से नियम नहीं होगी कि आप हर प्रकार से एक्सटेंशंस करेंगे, यहाँ पे इलेक्शंस कराना होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशंस करती हुई जा रही है। कौन? तो म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे ये कार्य करते हुए जा रहे हैं, मिंथ स्वे जिनका नाम है। सेकेंड इंस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? तो मिलिट्री रिजीम यहाँ पे डिसाइड करेगा किस प्रकार से पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करना है, किस प्रकार से लेकर के चलना है। अभी आपको बता दें, आंग सान सू की, जिनका पूरा नाम डाओ आंग सान सू की है, ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी निकल के आती हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया से, जो कि म्यांमार की ये लीडर हैं, इंपॉर्टेंट लीडर। इनको प्रिजन में रखा गया है जुंता पार्टी के द्वारा, यानी मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और जेल से निकाल के इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिक्स अब बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स से ये समझौता करती हुई नजर आ रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मिलिट्री से कहीं ना कहीं समझौता करती हुई नजर आ रही है। कौन? आंग सान सू की, क्योंकि उनको तभी मिलिट्री यहां से निकाली है और हाउस अरेस्ट में रखी, नहीं तो उनको जेल के अंदर रखी थी। क्यों? क्योंकि वो वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की चाह रख रही थी, जिसके कारण यहाँ पे म्यांमार की जो जुंता पार्टी जिसे मिलिट्री बोली जाती है वो वहां पे इस चीज को नकार रही थी और इसी कारण उनको जेल में डाल दिया गया था। अब यहाँ पे जो कंप्रोमाइज चल रहा है आंग सान सू की के द्वारा, अब इनको हाउस अरेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज करेंगी मिलिट्री के साथ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, इसका रिपोर्ट यहाँ पे देखा जाए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन इवेंट डाटा प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एनजीओ है, ये एक याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डिसएग्रीगेटेड यानी सेपरेट डाटा निकाल के लेकर के आता है और ये ACLEDP जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन इवेंट डाटा प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट एक एनजीओ बॉडी है, याद रखिएगा, जो म्यांमार के सिविलियंस की पूरी डाटा निकाल के लेके आई और ये बोली कि जो अफगानिस्तान में जितने लोगों की डेथ हो रही है उससे ज़्यादा जो वायलेंसेज हो रही है उससे ज़्यादा वायलेंस आपके म्यांमार में देखने को मिले हैं। तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं। म्यांमार में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, इस जोन से निकल के आती है मेकोंग गंगा। तो मेकोंग गंगा में कितने कंट्री हैं? तो लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना नहीं है, याद रखिएगा, थाईलैंड और वियतनाम कंट्री आते हैं। आगे इसी के बारे में जिक्र होगा। तो मिलिट्री रेजिम यहाँ पे क्या कंपेन कर रही है? तो यहाँ पे 30 एयर स्ट्राइक पर मंथ यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो जो जुंता है ना, जिसे हम मिलिट्री बोल रहे हैं, वही यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसके कारण सिविलियंस की भी डेथ हो रही है। तत्मादेव का क्या मतलब होता है? तो मिलिट्री ऑफ म्यांमार ये रियल कंट्रोल 30 से 40% ऑफ द टेरिटरी पे कर चुकी है। अब यहाँ पे अगर सिविलियन अगर डिमांड भी करेंगे ना क्या कि हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट चाहिए, तो भाई किसकी गवर्नमेंट चल रही है उस रीजन में? अगर ये पूरा म्यांमार है तो आपको बता दें इस रीजन तक यहाँ पे क्या है, तो यहाँ इतने रीजन तक ये चीजें जो हैं वो किसको सौंप दी गई हैं? ये तो इसकी कैप्चर कर चुका है ये मिलिट्री, जिसको जुंता हम बार बार बोल रहे हैं, वो इस जोन में कैप्चर कर चुका है। कोई भी इशू हो रही है तो एयर स्ट्राइक भी करवाने से झिझक नहीं रही है मिलिट्री। तो मिलिट्री की बैकिंग चल रही है और इसको और भी स्ट्रांग बनाने की बातें भी बोल रही है, यानी इसमें और रिक्रूटमेंट हो रही है, इसको और स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है। कहाँ लड़ाई हो रही थी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाएगा, अब देखिए पॉलिटिक्स कैसे बदल रहा है। तो जुंता यहाँ पे डिसीजंस क्या ले रही है कि रिड्यूस करेगी जो भी सूकी की सेंटेंसेज है यहाँ पे। तो जुंता जिसको मिलिट्री हम बोल रहे हैं, यहाँ पे सूकी, आंग सान सू की को यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, किस सन में मिला है? चलिए क्वेश्चंस मेरा आपसे। तो यहाँ पे उनको प्रिजन से निकाल के हाउस अरेस्ट में रखा गया, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज चीजें चल रही हैं। अब देखेंगे आगे क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो अगर इस प्रकार की चीजें चल रही हैं तो जिस चीज के लिए फाइट कर रही थी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, उसी से कंप्रोमाइज करती हुई नजर आएंगी। तो देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं, सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखा जाएगा। जो सूखी होंगी अगर वो रिटर्न होती हैं पुनः पॉलिटिकल में, तो उनकी जो पार्टी यहाँ पे वो स्प्लिट, यहाँ पे कई सारी चीजें हो जाएंगी, टूट जाएंगी जो आइडियोलॉजी लेकर आगे बढ़ी थी। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है रेसिस्टेंस कर रही थी किसको? कि जुंता गवर्नमेंट को यहाँ पे उसको चेंज होना पड़ेगा यहाँ पे। तो बहुत सारे यंग जनरेशन एक्टिविस्ट भी हैं NUG में, जिसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बोला जा रहा है। तो किस प्रकार से अब आंग सान सू की ये बैक पॉलिटिक्स में करेंगी, वो देखने योग्य बातें होंगी। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे कंसर्न भी निकाल के लेके आए कि यहाँ पे क्या साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे MGC मेकोंग गंगा कोऑपरेशंस में भी भागीदारी लेने की जरूरत है। जल्द से जल्द यहाँ स्टेबिलिटी होगी तभी तो इस प्रकार की चीजें हो पाएंगी। रिलैक्सेशंस की बात बोली जा रही है, तो यहाँ पे अगर सूकी को, आंग सान सू की को
प्रिजन में जो यहाँ पे जेल में उनको सेंटेंस किया गया था, अब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इंडिया के पास कि भी वो इंडिया भी यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी को लेकर के आगे चले और एनयूजी को जोड़ करके आगे चले। तो इंडिया का रोल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आशा करते हैं यहाँ पे जो भी मेकॉन्ग की सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको दिया वो सारी चीजें कवर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए। तो यहाँ पे मेकॉन्ग ऑपरेशंस है, इसको भी हम देख लेंगे। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशंस जो अभी न्यूज में आया है तो उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग देख लिया जाएगा। एमजीसी जिसको मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशंस बोलते हैं, 10 नवंबर 2000 को स्थापना करी गई थी वियंटियान लाओस में, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। पहली मीटिंग यहीं पे हुई। 6 मेंबर इसमें हैं, अभी आपको बताया। लिम्का टीबी याद रखिएगा इसका कोड है। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इसके मेंबर हैं। 4 एरिया में काम करता है, टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन एरिया में काम करता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो नाम अपना लिया वो गंगा और मेकॉन्ग 2 रिवर को मिलाकर के मेकॉन्ग गंगा वाले रीजन को नाम दे देता है। 12th मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशंस की बात करी जाए जो कि कोविड-19 के दौरान, तो 3 दिसंबर 2020 को ये चीजें वर्चुअली हेल्ड करी गई थी, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशंस की बात करी जा रही है तो मेकॉन्ग रिवर के बारे में भी देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेकॉन्ग रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। क्या होती है ट्रांस बाउंड्री? अगर आपका ये कंट्री है, मेरा ये कंट्री है, तो दोनों कंट्री के बाउंड्री में कोई रिवर गुजर रही है, यानी बाउंड्री से भी रिवर गुजरती हुई नजर आती है कुछ कुछ किलोमीटर तक, उसी को ट्रांस बाउंड्री रिवर बोला जाता है। तो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों को कवर करती है, याद रखिएगा, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। वर्ल्ड की 12वीं लॉन्गेस्ट रिवर जानी जाती है, एशिया में 3rd लॉन्गेस्ट मानी जाती है, लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास इसकी कवरिंग डिस्टेंस है। हेड वाटर की बात करी जाए, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक पहुँचती है, तो तिब्बतन प्लेट्यू से निकल रही है यहाँ पे, और रिवर यहाँ पे साउथ वेस्ट चाइना से निकलती हुई, चाइना में इसको लांगकांग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और साउदर्न वियतनाम में आकर के यहाँ पे वही उसका माउथ है, वहाँ पे डेल्टा बनाती है और मिल जाती है समुद्र में। मेकॉन्ग मीट्स करती है क्या? तो चाइना म्यांमार बॉर्डर पे 10 किलोमीटर की बॉर्डर बनाती है चाइना म्यांमार पे, और चाइना म्यांमार लाओस पे भी ट्राई पॉइंट जो होता है वहाँ पे भी बॉर्डर बनाती हुई नजर आती है। तो म्यांमार लाओस यहाँ पे 100 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती हुई नजर आती है। दूसरा ट्राई पॉइंट म्यांमार, लाओस और थाईलैंड पे बनाती है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, तो ये क्रॉस होकर कंबोडिया में आता है और यहाँ पे 2 रिवर से मिलता है, बैसाख और मेकॉन्ग ईस्ट में, यहाँ पे जो कि वियतनाम में चीजें चल जाती हैं। वियतनाम में बैसाख जो रिवर है यहाँ पे हाउ रिवर के नाम से जाना जाता है। जो मेन ईस्टर्न रिवर है मेकॉन्ग, उसको टीन रिवर के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो रुवक रिवर जो कि इम्पोर्टेंट है आपका थाई म्यांमार बॉर्डर में और मेकॉन्ग में, इस जोन में ट्राई पॉइंट होता है, वहां पर जाकर के मिल जाती है। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार मैं बता चुका हूं, गोल्डन ट्रायंगल इसी जोन को बोला जाता है, जो कि ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल याद रखिएगा, ड्रग से रिलेटेड है, आपके इसी जोन को बोला जाता है जिस जोन की अभी मैं जिक्र कर रहा हूं। तो एक है क्रेसेंट ट्रायंगल, एक है गोल्डन ट्रायंगल। क्रेसेंट ट्रायंगल आपका क्या है, तो आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इन जोन को बोला जाता है, और गोल्डन ट्रायंगल आपको इस जोन को बोला जाता है जो अभी आपको दिखा रहा हूं। तो ये गोल्डन ट्रायंगल वाला जोन है, याद रखिएगा। रिवर देखिए चाइना में लकांग, और ये इसकी फ्लो होने की डायरेक्शंस है। यहाँ पे आके समुद्र में मिलती है, लंबा डिस्टेंस लगभग 4900 किलोमीटर का पूरी लेंथ कवर करती है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इसरो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आगे बढ़ चुका है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी, मैं डेट आपसे पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे 2 इमेजेस किया है, वीडियो भी रिलीज किया है इसरो, जो कि इंपॉर्टेंट है। लैंडर इमेज कैमरा से यहाँ पे फोटो भी लिया हुआ है। तो ये साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट में आपको आइस देखने को ज्यादा मिलेगी, इसलिए यहाँ पे पहली बार भारत कही जा रही है कि ये जाकर के लैंडिंग करेगी। तो आपको बता दें यहाँ पे लैंडर और यहाँ पे क्या है, रोवर,
दो चीजें इसमें डाली गई हैं। इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है क्योंकि चंद्रयान 2 जब भेजा गया तो उसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा में घूम रहा है और ये वर्केबल पोजीशंस में है। अच्छा, जो अभी चंद्रयान 3 है उसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या पेलोड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा। LVM-3M4 ये जो है लॉन्च व्हीकल है, यही लेकर के आपके लैंडर रोवर इसी को लेकर के गया है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लैंडर पेलोड यहाँ पे कौन कौन है, तो राम्बा है, चेस्ट है और इल्सा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राम्बा क्या काम करेगा, ये मेजर करेगा सरफेस प्लाज्मा को, किस प्रकार से वहां पे डेंसिटी है और ये समय के साथ कैसे बदल रहे हैं। चेस्ट का क्या काम है यहाँ पे, तो ये चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पूरा इसका नाम है। ये कैरी आउट करेगा मेजरमेंट, किस प्रकार से थर्मल प्रॉपर्टीज लूनर सरफेस पे हो रहे हैं, क्या टेम्परेचर है, किस प्रकार से, ये चेस्ट चेक करेगा। इल्सा क्या काम करेगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये चीजें याद रखिएगा, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो लैंडर यहाँ पे जिसमें 3 पार्ट हैं, याद रखिएगा, इसमें क्या कर, ये मेजर करेगा कोई भी भूकंप वाली एक्टिविटी हो रही है उसको मेजर करेगा वहां पे लूनर वाले सरफेस पे, तो लूनर के क्रस्ट वाले सरफेस पे मेजर करेगा इल्सा, कोई भी चीजें हो रही हैं। तो रंभा, चेस्ट, इल्सा 3 चीजें हैं, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। रोवर जो गया है ये तो लैंडर है, और जो रोवर वहां पे चलेगा, रोवर से निकलेगा लैंडर, तो ये इसके अंदर से तीनों चीजें निकलेगी और यही टेस्टिंग करेगी। और रोवर जो है यहाँ पे रोबोटिक, इसमें 6 पहिए होंगे और ये 6 पहिए यहाँ पे चलेंगे और इसकी जो डिटेलिंग लेगा वही लैंडर यहाँ पे लेता है। तो ये लैंडर जो लैंड करेगा उसके अंदर से निकलेगा रोवर, सॉरी इंपॉर्टेंट मैंने उल्टा बोल दिया, तो ये रोवर निकलेगा इसके अंदर से और इसमें 6 पहिए होंगे और यही चीजें यहाँ पे सारी चीजें मेजर करेगा। तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये देखेगा क्या, केमिकल कंपोजिशंस किस प्रकार से, वहां पे मिनरोलॉजी है, क्या क्या मिनरल है। लिप्स क्या देखेगा यहाँ पे, तो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इसका पूरा नाम है। ये सारे के सारे यहाँ पे एलिमेंटल कंपोजिशंस को देखता हुआ नजर आएगा लूनर सरफेस और साइट पे। सेप का क्या फुल फॉर्म है, मैं कई बार पूछा हूं, तो स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये क्या चीजें देखेगा, किस प्रकार से यहाँ पे जो पेलेट हैं वो स्टडी कर रहे हैं किसकी, तो जो पोलैरिमेट्रिक सिग्नेचर हैं हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ की, नियर इंफ्रारेड और वेवलेंथ, इन सब चीजों को ये चीजें चेक करती हुई नजर आएंगी। तो आशा करते हैं चंद्रमा पे जो चीजें पहुंच रही हैं वो चीजें अब सफल हो जाएंगी, वही डिटेलिंग यहाँ पे दिया हूं। अब एक रिप्रेजेंटेशन चल रही है इरोजन, ये इरोजन रिप्रेजेंटेशंस क्या है, तो आपको बता दें डिलिमिटेशंस की बातें बोली गई हैं आपके कहाँ पे, आसाम में। आसाम की ये बेकी रिवर है, देखिए फ्लड चल रही है, यहाँ पे डिलिमिटेशंस कराने की बातें बोली जा रही हैं और इसी क्षेत्र में ये भी कहा जा रहा है कि कम्युनल लाइन पे यहाँ पे डिलिमिटेशंस होने जा रही है। तो हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस कम्युनल लाइन पे ये करा रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से डिलिमिटेशंस की बैकग्राउंड। तो डिलिमिटेशंस क्या है वो सारी चीजें देखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये फिक्स करेंगे एक बाउंड्री को, यानी जो पॉपुलेशंस होती है ना हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, चाहे एमपी की एमएलए की किसी की हो, वो इक्वल होनी चाहिए, तभी जा करके इक्वल रिप्रेजेंटेशंस माना जाता है। तो कंट्री में रिप्रेजेंट करेंगी जो भी पॉपुलेशंस बदल रही हैं। डिलिमिटेशंस कमीशंस की बात क्या करी जा रही है यहाँ पे, तो ये वर्क विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से यहाँ पे कार्य करता है डिलिमिटेशंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पे क्या इनको पावर देता है, तो कमीशंस अगर ऑर्डर किया है फाइनल है और कैन नॉट बी क्वेश्चंस बिफोर एनी कोर्ट, तो इसके ऑर्डर को कोर्ट में क्वेश्चंस नहीं किया जा सकता। इट वुड होल्ड अप इलेक्शंस इंडेफिनेटली, ये चीजें पावर मिली है किसको, डिलिमिटेशंस कमीशंस को। यहाँ पे बात करी जा रही है कि ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशंस कमीशंस ये लेड करती हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशंस इन द ऑर्डर, तो उनके ऑर्डर में आप मॉडिफिकेशंस कर ही नहीं सकते। इक्वल रिप्रेजेंटेशंस हो इक्वल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशंस की डिलिमिटेशंस कमीशंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। कमीशन मेंबर कौन कौन होते हैं, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन
कमिश्नर होते हैं। आर्टिकल 82 के अंतर्गत आता है पार्लियामेंट की डिलिमिटेशंस एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस कराया जाए, और आर्टिकल 170 फॉर स्टेट, ये चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिलिमिटेशन एक्ट 1952 में आया और ये 4 बार आ चुका है, 1952, 63, 1973, 2002 में चीजें आई। और नो डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर 1991 सेंसस यहाँ पे माना गया है। 2002 से 2008 तक डिलिमिटेशंस यहाँ पे हुई है 2001 के सेंसस के अनुसार, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ द सीट असेंबली और पार्लियामेंट में 1971 के आधार पे ही फिक्स करी गई हैं, वो बढ़ी नहीं। तो 1971 के आधार पे ही फिक्स रह गई, लेकिन 2001 यहाँ पे बेस माना गया है। 2026 तक इसको फिक्स कर दी जाती हैं कि 2026 के बाद से ही इसमें चेंजेस होंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे अपोजिशंस वॉकआउट करता हुआ नजर आया पार्लियामेंट से। क्यों? तो उनका कहना है मणिपुर पे कोई भी स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिए प्रधानमंत्री। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस सब चीज़ों के बारे में काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट देश का यहाँ पे अभिन्न अंग है, पार्ट है। तो सबको यहाँ पे मिल के काम करना चाहिए, और पीस जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द रीस्टोर करने की जरूरत आ गई है। वाइल्ड फायर हवाईयन टाउन में यहाँ पे लगी है, जिसके कारण 36 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। और वाइल्ड बर्न्स यहाँ पे खुई हवाई लेट वेडनेसडे, तो खुई कहाँ पे है वो सब चीज़ें हम देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी आइलैंड की बात करी जा रही है, पैसिफिक ओशियंस में है, याद रखिएगा। हवाईयन आइलैंड जिसकी कैपिटल होनोलुलु है, और यहाँ पे ये इसके इम्पोर्टेंट आइलैंड है। इसी आइलैंड पे आग लगी है, जिसके कारण 30 से 40 लोगों की डेथ भी हो गई है, कई सारे प्रॉपर्टी लॉस हुई है, कैजुअलिटीज हुई हैं। ये याद रखिएगा लोकेशन जो आपको दिखाया। अच्छा, आइलैंड को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये बड़ा आइलैंड है हवाई, और उसके बाद मुई, मुलकई, ओहई, और यहाँ पे कवई, तो निहोई, कौला, ये सब आइलैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट इसके नाम और लोकेशंस पते होने चाहिए। एच जो प्रोविंस है कहाँ का? तो इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है। ये ऑर्डर किया है जो वुमेन होंगी और जो मेन होंगे वो अलग अलग चलेंगे, बहुत सारे पब्लिक जगहों पे ये एक इकट्ठा नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंजर्वेटिव को और बढ़ावा दिया जा रहा है आपके एस प्रोविंस में। यहाँ पे थर्सडे को रिपोर्ट निकल के आया। तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे और रिजिडनेस, कंजर्वेटिवनेस, ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं। माली और फ्रांस में यहाँ पे इशू निकल के आ गया। ये अपने अपने वीजा को यहाँ पे क्या करना है? सस्पेंड करते हुए नजर आए। यानी क्या बातें बोली जा रही हैं? तो माली रिस्ट्रिक्शन कर दिया फ्रांस के वीजा पे, और फ्रांस रिस्ट्रिक्शन कर दिया है माली के वीजा पे। दोनों चीजें याद रखिएगा। क्या? तो ये जो फॉर्मर एलाई हैं, डिप्लोमेट, यहाँ पे ये चीजें निकल के आ रही हैं। इनको यहाँ पे क्या चीजें नहीं मिल रही हैं? ये वीजा नहीं मिल पा रही है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ कोरिया किंग डिसमिस किए हैं मिलिट्री के चीफ के, उनका क्या नाम है? तो पाक सुई सेकेंड। यहाँ पे याद रखिएगा। रिप्लेस करेंगे कौन? तो री यांग यील। ये चीजें याद रखिएगा। और ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो इनको तो मालूम ही होगा आपको, हर बार युद्ध की ही तैयारी करते हैं। ये वार की तैयारी करने के चक्कर में ये गोल सा चेहरा पावरोटी की तरह जो बने हैं, याद रखिएगा। पीआईबी न्यूज देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू फ्लोरल ट्रिब्यूट किए हैं किसको? तो वीबी गिरी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। कौवें नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये? आपसे मेरा क्वेश्चंस। इनकी बर्थ एनिवर्सरी है यहाँ पे 10 अगस्त 1923 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज 2023 कंक्लूड किया गया है। कहाँ पे? तो ये सिडनी में हुआ है, याद रखिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें पार्टिसिपेट करेंगी यूएस, जापान और इंडिया की नेवी, ऑस्ट्रेलिया की नेवी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है। पैरादीप पोर्ट जो कि डेवलप करी है अभी रिसेंटली, तो मेजर माइलस्टोन डेवलप यहाँ पे चीजें हुई हैं। 15.16 MMT कार्गो 8 अगस्त 2023 तक ये चीजें ग्रोथ दिखाई गई हैं। पैरादीप पोर्ट कहाँ पे है? तो ये आपके उड़ीसा में है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री यहाँ पे 30 जून 2023 को
बायो सीएनजी यहाँ पे प्लांट, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो कि सतत इनिशिएटिव स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यहाँ पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनमें यहाँ पे बायो सीएनजी बैठाने की बातें बोली जा रही है। हालांकि इसके अंतर्गत अभी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ही केवल बैठाई गई हैं, राजस्थान में अभी बैठाई नहीं गई हैं, बात बोली गई है बस। ग्लोसरी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैराडॉक्स एक वर्ड दिया हूं और सिनोनिम्स कुछ ज्यादा दे दिया हूं, इसलिए एक ही वर्ड यहाँ पे दिया हूं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड यहाँ पे डाल देता हूं तो कई सारे इश्यू निकल के आ जाती है। तो पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है? एक वर्ड था जिसका मतलब होता है विरोधाभास। अगर इसकी पर्यायवाची देखा जाए तो कंट्राडिक्शंस, कंट्राडिक्शंस इन टर्म्स, सेल्फ कंट्राडिक्शंस, इनकंसिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रुइटी, एनोमैली, कॉन्फ्लिक्ट, एब्सर्डिटी, ऑडिटी, एनिग्मा, पजल और मिस्ट्री। वहीं पे एंटोनिम्स की बात करी जाए तो क्लैरिटी, सर्टेनिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंप्लिसिटी और कन्फॉर्मिटी, ये इसकी एंटोनिम्स है जो कि विपरीत शब्द बोली जाती है, अपोजिट। तो ये सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डिटेलिंग, जो भी क्वेश्चंस आपको करना हो, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ से आप कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी डाल दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप इच्छुक हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।